आलोक तिवारी साहब, एक मैं इसलिए इस प्रश्न के साथ एक प्रश्न और जोड़ दूं, क्योंकि अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो बहुत सी हमारे जो जो प्रेसिंग इश्यूज हैं उसका जवाब भी वहीं से मिलेगा। और वो इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जैसे एक देश में जितना मैं देख सकता हूं, वो कोई मेरा सेट फॉर्मेट नहीं होता है, आप अपनी बात भी कह उस हिसाब से कहिएगा। जैसे इस समय देश में अगर निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना एक ऐसा प्रेसिंग इशू है जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। मैं इसमें 1 मिनट में जैसे मैं देख रहा हूं, फिर मैं आपका एक इस पे उत्तर भी, आपकी आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा। देश में एक समय जब इंदिरा गांधी का समय था, उस समय देश में ज्यादातर चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण होते थे। और एक समय ऐसा भी था, अगर आपको याद हो, कि 21 या 22 स्टेट थी, उसमें से 20, एक स्टेट को छोड़ के बाकी सब जगह ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर थे। इंदिरा गांधी के जमाने की बात है। और कमोबेश उसके बाद भी ये मामला चलता रहा। मुझे ऐसा लगता है कि 89 में जब मंडल कमीशन आया, उसके बाद एक बड़ा चेंज ये हुआ कि राहुल गांधी हरदम बात करते हैं कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं, हमें पार्टिसिपेशन चाहिए। इस वर्ग को, जो जो वर्ग वो है, उसको आपने ये कर दिया कि अच्छा 8 सीट तुम्हारी, 5 सीट तुम्हारी, ये नहीं, पार्टिसिपेशन इन दी डिसीजन मेकिंग चाहिए। और शायद मंडल कमीशन ने लागू होने के बाद जो ओबीसी या बैकवर्ड थे, उनका पार्टिसिपेशन इन दी डिसीजन मेकिंग आया। ये हमारे और आपके सामने है। वो अलग बात है कि वो एक ही वर्ग ले गया, ज्यादा ले गया, कम ले गया, लेकिन आया वो, कम से कम अपर कास्ट के हाथ से निकल के वो उनके हाथ में आया। मेरे हिसाब से आज जहां देश खड़ा है और जिस इशू को राहुल गांधी उठा रहे हैं, उस इशू में जातिगत जनगणना हो जाती है, तो ये जो दलित हैं, इनका, उसका उसका नाम मंडल 2 बोलिए या कोई भी नाम, वो उस तरह का रिप्रेजेंटेशन से पार्टिसिपेशन की तरफ का एक इंपॉर्टेंट कदम होगा। और शायद जो जो आरएसएस है, वो इसको कहीं ना कहीं से इसको रोकने के चक्कर में, अब वो चाहे इलेक्शन कमीशन, इसीलिए वो निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाह रहे हैं। तो मैं आपसे, जो मेरा प्रश्न है कि निष्पक्ष चुनाव शायद इस देश की जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, उसके न्याय, सोशल जस्टिस के लिए भी आवश्यक है निष्पक्ष चुनाव हो जाए। मोदी जी ही आजीवन बने रहे प्राइम मिनिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव तो निष्पक्ष हो, इसकी आवश्यकता कितनी ज्यादा है। आलोक भाई साहब, आपसे। और उस दिन मैं दर्शकों को बता दूं, आलोक भाई साहब को हम लोग इंसिस्ट किए कि आप आ जाइए, इनके घर में इंटरनेट नहीं आ रहा था। हमारे दफ्तर वाले कहीं नहीं, आ जाइए आ जाइए, तो ये हम लोग की जबरदस्ती में आ गए थे। उस दिन नेट की कुछ समस्या थी, इसलिए उस दिन बहुत अच्छे से बातचीत नहीं हो पाई थी। आलोक भाई साहब। आप जब जबरदस्ती में नहीं आए थे, हम आपके प्रेम में आए थे। लेकिन आप निष्पक्ष चुनाव हर एक चीज का जो है सॉल्यूशन है। अगर 24 में निष्पक्ष चुनाव होते तो आज हमारी सॉवरेंटी की इतनी बेइज्जती ट्रंप कर रहा होता कि हम एक शब्द नहीं बोल पा रहे कि भारत को तुम कंटिन्यूअस ये एब्यूसिव लैंग्वेज बोलते चले जा रहे हो, एक डिक्टेट कर रहे हो हमारे टर्म्स। अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो हम कहने की स्थिति में होते, और ये जनाब न होते, कोई और होते। जहां तक पहला इशू आपने जो रिप्रेजेंटेशन का बोला है, मैं एक बात में आपकी थोड़ा सा अमेंड कर दूं कि इतने सारे ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर थे, बेशक थे, लेकिन कुछ जो है, जो हर प्रदेश की जातियों का टेक्सचर अपना था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड्स को कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि बैकवर्ड्स को राम मनोहर लोहिया ने उत्तर प्रदेश से बहुत कुछ हाँक दिया था। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने ब्राह्मण भी दिए तो ठाकुर भी दिए, कांग्रेस ने बाबू संपूर्णानंद सरीका कायस्थ भी दिया, 3 ठाकुर चीफ मिनिस्टर दिए, सीबी गुप्ता को भी दिया, सुचेता कृपलानी को दिया रहा। लेकिन अमर सिंह चौधरी सरीखे वहां पर बैकवर्ड भी बनते रहे और राजस्थान में भी बैकवर्ड बनते रहे। ऐसा था। जब आप कांग्रेस में रह के राजनीति करेंगे और थोड़े दिन पेशेंस के साथ रहेंगे, रिप्रेजेंटेशन तो आपको तभी मिलेगा ना। एनीवे, और जहां तक रिप्रेजेंटेशन सबको मिलना चाहिए, आज राहुल गांधी दूसरे गांधी बन के सामने खड़े हुए हैं। बापू के आने के पहले 1917 में प्रादुर्भाव होने के पहले कांग्रेस किसके हाथ में थी? बड़ी माजरत चाहूंगा, लोकमान्य तिलक के हाथ में थी। कांग्रेस हर विचारधारा का एक संगम है। लोकमान्य तिलक चित पावन ब्राह्मण थे और उन्हीं की मृत्यु के बाद गांधी के पास
इस देश में चेतना ही नहीं थी। बैकवर्ड और दलित केवल डबल गुलामी झेल रहे थे, एक जमींदारों की गुलामी झेल रहे थे, दूसरा ब्रिटिश गुलामी झेल रहे थे। डिड नॉट नो व्हाट इज फ्रीडम, शुड बी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये चेतना गांधी के पास जब आई है चंपारण में, उनके आंदोलन से दलित और पिछड़े आए हैं, तब जाकर के ये चेतना बनी। और लोकमान्य तिलक साहब बीच में नहीं रहे, तो जब उनके जितने किथ हैं किन थे, चित्पावन ब्राह्मण, उन्होंने तो संघ बनाया था। इन लोगों के व्यूज क्या हैं? दलित और पिछड़ों को गांव बाहर रहना चाहिए, दलित पिछड़े और महिला इनको शिक्षा का अधिकार तक नहीं होना चाहिए। तो वो ये करते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से वैकेंसीज यूनिवर्सिटी में निकाली जाती है कि 15 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत, अगर बल्क में 15 निकाल देंगे तो रिप्रेजेंटेशन हमें देना पड़ेगा। तो वो कहते साहब 2 फिजिक्स में, 3 हिस्ट्री में, 1 ज्योग्राफी में, 1 फलाने में, पॉलिटिकल साइंस में। इस तरीके से दे हैव बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर राइट। मंडल कमीशन पर बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत बार कांग्रेस से कहा जाता है, अरे साहब कांग्रेस ने ऐसा किया था, वैसा किया था। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो अपनी नीति पर रिविजिट करती है। कांग्रेस में जड़ता नहीं है, कांग्रेस रियलाइज करती है। बापू जो आंदोलन भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन को एक हिंसा की वजह से ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में थोड़ी बहुत हिंसा इग्नोर कर देते हैं। वो अपने इंटरव्यू में भी कहते हैं कि हाँ ऐसा होगा, मैं जानता हूं, लेकिन छोटी मोटी हिंसा के लिए आंदोलन जो है हटेगा नहीं। जहां तक आनंद जी मशीन की बात है, मैंने हमेशा जाना है कि मशीन, ये सारा खेल मशीन का नहीं है। मशीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मशीनरी। देखिए मोबाइल भी आपका है, अच्छे हाथ में पड़ जाए तो हम सब कितना यूज करते हैं। हम आपसे बैठे एक डिस्कशन में बैठे हुए हैं कि इंटेलेक्चुअल चर्चा हो रही है, और इसी से साइबर क्राइम भी होते हैं, मोबाइल से साइबर क्राइम भी होते हैं। एक मशीन है, चलते चलते ग्लिच करती है, कुछ कंप्लेंट्स आती है, अगर मशीनरी ईमानदार एक कंप्लेंट लॉन्च करिए, विद इन 2 मिनट्स उसका डिस्पोजल कर देती है। ये कांग्रेस मुक्त भारत है। आपको याद होगा कि जब बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी में नरेंद्र मोदी ने हटाने के बाद जब अर्लियर गवर्नमेंट का कोई भी ब्यूरोक्रेट नहीं रह गया, तो उन्होंने ऐलान किया कि अब, मुझे याद है, अब पूरी तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। अब हमारे आदमी बैठे हमको जिताने के लिए, बेटा तुम कर क्या लोगे? अदालतें हमारी बैठी हुई हैं, एडीआर तो डाटा लिए बैठा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि करीब जो है 5 सीटों को छोड़ करके कहीं भी गिनती सही नहीं हुई, करीब 79 सीटों की बंगलिंग हुई है, और क्लेरियन कॉल दिए जाते हैं। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले कहा था कि हमें हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं। कोई दानिशमंद कैलकुलेशन करने वाला भारत के बूथों की संख्या के साथ मिले हुए वोटों को काउंट कर ले, शायद उतने ही निकल आवे। ये अपील कार्यकर्ताओं से नहीं थी, ये इलेक्शन कमिश्नर से थी, जो 7-7 दिन बाद डाटा देते हैं। और देख लीजिए, जब हरियाणा के चुनाव के बाद कांग्रेस ने कंप्लेन लॉन्च करी, तो राजीव कुमार जी जवाब क्या देते हैं कि कांग्रेस की तो आदत ही ऐसी हो गई है, जो विपरीत रिजल्ट में ऐसी बातें करती है। कांग्रेस को अपनी बातें जो है, अपनी आदत दुरुस्त कर, सुधार करना चाहिए। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी का जवाब था या किसी भारतीय जनता पार्टी के सेल का जवाब था? आपको सीधा आप खारिज कर देते एप्लीकेशन, कह देते कि आपकी एप्लीकेशन टेनेबल नहीं है। तो पूरा ये कांग्रेस मुक्त भारत है। आपकी किताब का जिक्र हमारे बहुत वरिष्ठ और बहुत जानकार हैं जस्टिस कोलसे पाटिल, जिन्होंने हमको जाने कितनी भीतर तक की सूचनाएं दी है, जो हम डिस्कस नहीं कर सकते समय समय पर। इनको सुन के हमने जाना क्या क्या पूरा पाते हैं इस देश में। तो जो है, हे राम से श्री राम, जय श्री राम। हे राम माने डेमोक्रेसी, श्री राम माने डेमोक्रेसी की हत्या। गांधी जी के सीने में जो गोली पड़ी थी ना, आनंद जी, उस गोली के तमाम माने थे। वो गोली एंटी डेमोक्रेसी भी थी, वो गोली फ्यूडलिज्म की थी, वो गोली पूंजीवाद की थी। गांधी मर गए तो उनका रेप्लिका खड़े नेहरू नजर आए, तो किसी संगी ने कहा था गोली तो नेहरू को मारनी चाहिए थी। एक शख्स 60 साल पहले जो मर चुका है, 61 साल पहले, क्या रीजन है कि कंटिन्यूअस उसके खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है? ही इज ए साइन ऑफ डेमोक्रेसी। नेहरू के खिलाफ एजेंडा चलाने का कारण ही है, उनको कंटिन्यूअस आप मिलान करते रहिए। डेमोक्रेसी उनकी वजह से मजबूत हुई इस देश में।
गांधी जी ने जब कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, ये कहते हैं ना झूठ कि कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे, पहले उन्होंने कहा था, लेकिन नेहरू की वजह से जिंदा रखा और कहा था कि किसी ऊर्जावान योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। और उन्होंने खुद आखिरी दिन, उनको जल्दी थी शायद, वो बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति, उनको मालूम था शायद कि आ गई है अब हमारी, तो 30 जनवरी की रात उनको कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज करना था। और उन्होंने आभा से कहा था कि आज हमें देर रात तक जगना पड़ेगा, और बापू का बुलेटिन जो था हरिजन, उसने कहा भी था। तो उसमें लिखा था कि कांग्रेस जो है अपने आप को एक आंदोलन के रूप में खत्म करके इमर्ज होगी एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों के तरीके एक होगी। यानी गांधी जी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में यकीन रखते थे। नेहरू जी के बाद देखिए आपके देश में, हालांकि आज आनंद जी आपके यहाँ से मेरे पास जब फोन आया था तो टॉपिक दूसरा बताए गए थे, वो जो एक डीबी की कोई रिपोर्ट आई है ना। अब जी जी चलिए, तो बैठे ही रहते, कोई टॉपिक आ जाए मोर और लेस उस पर बोलने को। तो नेहरू पर आप देख लीजिए, चाहे मोदी के पीछे चाहे जितने बयान दे ले राजनाथ सिंह का बयान आपको मिल जाएगा कि नेहरू डेमोक्रेसी के आइकान है भारत के। तो हमारे यहाँ जितने एक पंडित जी स्टैब्लिश कर गए हैं इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन को कैप्चर कर लीजिए आप ना, पढ़े रहने दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन। इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पूजा की चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन पूजा की चीज नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन व्यवहार की चीज होती है। पूजा तो हम सब जी लोग रामचरित और गीता को मत्था लगा के चलते आचरण करते हैं वैसा। इनके लिए पूजा की चीज है कॉन्स्टिट्यूशन, पूजा की चीज नहीं, व्यवहार की चीज है। और आज जो कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रेट्स हैं, उससे जरा ये सवर्ण वर्ग अभी सोच नहीं रहा, वो समझता इससे तो दलितों का ही नुकसान होगा। ठीक अरे जिस दिन ठीक बदला गया ना, उस दिन सवर्णों को भी पता चल जाएगा, जब उनकी सारी लिबर्टीज कर्टेल कर दी जाएंगी, आपकी ठीक है फ्रीडम आप जो कैप्चर कर ली जाएगी, तब पता चलेगा। आप पढ़ा रहने ठीक दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, पढ़ा रहने दीजिए, उसके अनुसार आप बिहेव न करिए। संसद संसद गिरफ्तार है आपसे। ठीक है जी आलोक ठीक। भाई।